अस्सलामुअलैकुम मैंने भाई गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बात करेंगे टाइम के हवाले से और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि मुझ समेत बहुत से लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता और हम बहुत सा अपना ऐसा टाइम है जिसको ज़ाया कर देते हैं और हम इसकी कदर कैसे कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे और उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ये एक गुड़ सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके बग़ैर इंसान का वक्त ऐसे गुज़रता है जैसे किसी दरिया से पानी बहता है और हमें एहसास तक नहीं होता कि सालों गुज़र जाते हैं और वक्त को अगर ना मैनेज किया जाए तो वो ऐसे ही गुज़रता जाता है। हमें लगता यूँ है कि हम बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आराम तक करने का वक्त नहीं मिलता हमारे पास, लेकिन सच पूछे ना तो हमारे आधे काम भी ठीक से नहीं हो रहे होते हैं। और अगर अपने दिन को हम लोग हिस्सों में बांट लें, वक्त के मुताबिक एक शेड्यूल बना लिया जाए, तो हमारे पास वाफिर मिकदार में वक्त होता है। सब काम करने के बाद बहुत सारा वक्त बाकी रह जाता है। यूँ तो ये खूबी हर किसी के लिए एक जितनी अहम है, मगर मैं चाहती हूँ कि ख़ास तौर पर जो तालिब इल्म हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे होते हैं, उनको सिखाया जाए और उनके ज़रिए देखने वाले हर बंदे को इसका पैगाम दिया जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए ये निहायत ही अहम है कि वो वक्त का नज़्म व नस्क सीख सकें। कहा जाता है कि वक्त और पानी किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर तौर पर चैनलाइज करके इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ठहर ठहर के चलते हैं। तो आइए मेरे साथ एक हम लोग मश्क करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे किस तरह आप लोग अपने वक्त को चैनलाइज कर सकते हैं और इसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने दिन को ना ऐसे तसव्वुर करें जैसे ये एक शीशे का मर्तबान है। मर्तबान सबको पता है घरों में मौजूद होता था पहले ज़माने में, अब तो बहुत मेरे ख्याल से रेयर है कि आपको घरों में मिले। आपको याद होगा बचपन में आप उन मर्तबान में से निकाल के अचार खाते होंगे। हमारे घरों में तो उन मर्तबान में अचार हुआ करता था। अब हम लोग मॉडर्न ज़माने में आ चुके हैं तो अब उस तरह ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। गांव देहात में अभी भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, या अभी भी यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनके घरों में ये चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत रेयर है। दूसरा कि आप एक मर्तबान को तसव्वुर करें अपनी ज़िंदगी और आपके दिन के नहायत ही अहम काम जो है वो पत्थर हैं, जबकि जो कम अहम काम है वो है कंकर, और जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है उसका जो वक्त है ना वो रेत के बराबर है। अब आपका काम ये है कि आपने ये सारा कुछ उसी शीशे के मर्तबान में डालना है, यानी एक ही दिन में ये सारे काम आप लोगों ने मुकम्मल भी करने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बस अपने मर्तबान में रेत डालने जैसे काम कर रहे होते हैं, यानी वो सारा दिन इंजॉयमेंट में सर्व कर देते हैं और अपने अहम कामों को मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। और फिर मर्तबान में इतनी जगह नहीं रहती है कि वो पत्थर और कंकरियाँ डाल सकें। होना ये चाहिए कि तवाज़ुन बरकरार रखा जाए और पहले पत्थर, फिर कंकरियाँ और फिर सबसे एंड पर आप रेत डालें। इस तरह मर्तबान की कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी और बिल्कुल ऐसे ही आपका जो दिन है इस तवाज़ुन से भरपूर गुज़रेगा और आपका बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं होगा। इस वक्त की इतनी कदर है कि जिनके पास वक्त नहीं होता आप उनसे पूछें। हमारे पास तो बहुत वाफिर मकदार में वक्त मौजूद है, लेकिन हम उस वक्त का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। हम कौमी लिहाज से भी पीछे हैं और हम इंडिविजुअली भी बहुत पीछे हैं। तो इसलिए ये वक्त की जो सुइयां हैं ना, जो घड़ी की सुइयां हैं, वो चलती जा रही हैं। वो किसी के लिए नहीं रुकेंगी, वो मेरे लिए नहीं रुकेंगी, वो आपके लिए नहीं रुकेंगी, वो किसी के लिए भी नहीं रुकेंगी। लेकिन उनके साथ हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, उस वक्त को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो ये जो मर्तबान की कहानी मैंने आपको सुनाई है कि उसको तसव्वुर करें अपने एक दिन की, जितनी भी आपने एक्टिविटी इसमें करनी है
जितने भी कामकाज करने हैं उन्हें प्रायोरिटाइज़ कर लें और उसके मुताबिक अपना पूरा दिन डिज़ाइन करें ताकि आप अच्छे तरीके से इस वक्त को यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये आज के वक्त के लिहाज से हमने बात की है। और जनाब अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अली रज़ा भट्ट फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अली बताइए हमें, एंड ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आप लोगों के साथ अली रज़ा भट्ट और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंटेंस वर्कआउट। इंटेंस वर्कआउट में हम लोग जितना भी वर्कआउट परफॉर्म करेंगे आज यहाँ, उसके साथ डंबल्स भी होंगे, उसके साथ हमारे पास फ्लोर भी होगा जिसके ऊपर हम ये सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। एंड देन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो लोग अपना स्टेमिना बूस्ट करना चाहते हैं, जो लोग अपना वर्कआउट इंटेंस करना चाहते हैं, जो लोग अपने वर्कआउट के अंदर अपना स्ट्रेंथ को बूस्ट करना चाहते हैं, वो ये वर्कआउट ज़रूर फॉलो अप करें ताकि आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करे विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप लोगों को इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, काफ़ी सांस भी आप लोगों का अपग्रेड हो जाएगा, हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो जाएगी एंड देन आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पंप हो जाएगी। लेकिन क्या है कि आपने इस वर्कआउट को इंटरवल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, विदाउट इंटरवल भी परफॉर्म कर सकते हैं, रेपिटेशंस कम या ज़्यादा करके भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इंटेंस वर्कआउट के अंदर हम, क्योंकि इसको इंटेंस वर्कआउट इसलिए कहते हैं कि हम लोग इसके अंदर ब्रेक कम एंड वर्कआउट ज़्यादा परफॉर्म करते हैं एंड जो भी पर वर्कआउट परफॉर्म करते हैं वो थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी होता है। दैट्स वाई हम लोग इसको इंटेंस वर्कआउट कहते हैं और बहुत रैपिडली इसको परफॉर्म करते हैं। अब जो फर्स्ट सेट है, वार्म अप सेट, वो है हमारा रनिंग ऑन द स्पॉट और ये भी हमें फास्ट परफॉर्म करना है। लो परफॉर्म आप कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, 1 2 3 लाइक इसी को आप अगर तेज परफॉर्म करना चाहें साइड व्यू से 1 2 3 4, इसको कहते हैं रनिंग ऑन द स्पॉट। एक ही स्पॉट पे खड़े हुए आपको रनिंग परफॉर्म करनी है। सेकंड वर्कआउट के लिए आपके पास डंबल्स होने चाहिए, अगर डंबल्स नहीं हैं तो आप खाली हाथ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रंट व्यू से भी दिखाऊंगा, सेकंड व्यू से भी आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने इसको कैसे परफॉर्म करना है। पहले तो आप लोगों ने ले लेनी है स्क्वाट पोजीशन। स्क्वाट पोजीशन में आप लोगों के जितने शोल्डर की विड्थ है उतने आप लोग फुट ओपन कर लें, स्ट्रेट हैंड्स, देन हाथ फ्रंट रेज करते हुए डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब साइड व्यू से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्ट्रेट हैंड्स डाउन अप। स्ट्रेट हैंड्स करते हुए एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि आपकी एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट हों, आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट हों एंड देन डंबल्स के साथ सेम सेट को परफॉर्म करते हुए फुट पोजीशन 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर इंटेंस वर्कआउट हम इसको नाम दे रहे हैं तो इंटेंस वर्कआउट के अंदर आपने इसके रेपिटेशंस को एटलीस्ट 20 टाइम्स परफॉर्म करना है। देन आप लोगों को सिर्फ 10 to 15 मिनट स्टे लेना है, देन आपको फिर 15 टाइम्स परफॉर्म करना है या 20 टाइम्स परफॉर्म करना है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 10 15 20 रेपिटेशंस तक इसको ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा 20 to 15 रेपिटेशंस ही रखें ताकि आप लोगों का वर्कआउट इंटेंस ही रहे। अब मैं सेकंड वर्कआउट परफॉर्म करके दिखाऊंगा। डंबल, स्ट्रेट हैंड, स्क्वाट 1, स्क्वाट 2, स्क्वाट 3। अब मैं इसी वर्कआउट को सेगमेंट्स में करके आपको गाइड करूंगा। पहले आप लोगों ने लेनी है स्क्वाट पोजीशन, देन आर्म बिल्कुल स्ट्रेट ऑन राइट, अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट, डन, एंड देन स्ट्रेट हैंड्स डाउन। हैमर स्टाइल में डंबल कैरी करना है, पहले हैमर 1 एंड देन शोल्डर फ्रंट प्रेस 1 1 2 3 4, then down 1 2 3 4, then down 1 2 3 4। मैं आपको साइड व्यू से भी बताना चाहूंगा बट वो लेफ्ट हैंड से मैं बताता हूं ताकि आपको लेफ्ट का भी पता लग जाए। इसको कैसे परफॉर्म करना है, डाउन हैमर स्टाइल 1 2 3 4, then down 1 2 3 4, अगेन
लेफ्ट हैंड से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों हाथ से अगर परफॉर्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं। स्क्वाट, आपका स्क्वाट पोजीशन स्ट्रांग होना चाहिए। देन 1 2 3 एंड 4, देन आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बट इसको परफॉर्म करते हुए खास ख्याल रहे वेट वो कैरी करें जो आपके साथ फेमिलियर हो, आपके साथ आपको वर्कआउट करने में आसानी दे। एंड देन आप लोग जितना भी ये वर्कआउट कर रहे हैं इसके रेपिटेशंस अच्छी रखिएगा। सेकंड वर्कआउट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट बॉडी फ्लैट, आप लोगों ने फ्लोर पे आ जाना है, स्ट्रेट रखते हुए बॉडी को ऐसे, जैसे आप लोग कैट स्टाइल में आते हैं, कैट स्टाइल के अंदर आपने बॉडी को बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। डन। एंड देन डंबल कैरी करना है इंटेंस वर्कआउट के लिए। 1 2 3, जैसे ये हो जाएगा आपने इस हैंड को यहां रख लेना है, दूसरे डंबल को कैरी कर ले हैं और इसके साथ फिर करनी है डंबल रोइंग। 1 2 3 4। इसी तरह आप राइट और लेफ्ट को कैरी करते हुए ये टास्क परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। बट ये काफ़ी इंटेंस वर्कआउट है, मुश्किल है, बिगनर्स अगर करना चाहें कर सकते हैं। बट अगर बिगनर्स के लिए मैं ये सेट बताना चाहूँ तो आप इसको कैट स्टाइल में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये डंबल कैट स्टाइल 1 2 3 एंड देन सेकेंड हैंड 1 2 3। आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। कोशिश करें ये वर्कआउट डेली परफॉर्म किया करें 30 to 40 मिनट्स, ताकि आप लोग एक हेल्दी वर्कआउट और हेल्दी कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजार सकें। और उम्मीद है आप लोगों को आज का वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वर्कआउट तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और अब आर्ट एंड क्राफ्ट के वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अलीना नकवी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट मौजूद है और उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या सिखा रही हैं। ओवर टू यू अलीना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बनाने वाले मेकअप ऑर्गेनाइज़र। वो बनाना बहुत ही आसान है और घर की आप किसी भी बॉक्स से बना सकते हो। तो मैंने सोचा कि मोबाइल बॉक्स जो हमारे घर में इस तरह से पड़े रहते हैं उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मोबाइल बॉक्स लिया था, इसके ऊपर मैंने ब्लैक शीट से इसको कवर कर दिया, ये मेरे काम आ गया। और उसके बाद ये टिश्यू रोल्स, हम इनको कैसे अपने काम में ला सकते हैं। हम इनको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, और क्योंकि हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को बचा सकें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि बाहर एनवायरनमेंट भी बच जाए और हमारा घर भी डेकोर हो जाए। उसके लिए मैंने टिश्यू बॉक्स की रोल्स भी रखी है, इसको मैं डेकोर करना सिखाऊंगी आपको। और इस बॉक्स के थ्रू मुझे मेकअप ऑर्गेनाइज़र बनाना कैसे है उसके लिए मुझे चाहिए होगा सीजर्स, ये सीजर्स, और इसमें मुझे कुछ शीट्स चाहिए होंगे कलरफुल, ये फोमिक शीट्स है, आप चाहो तो पेपर भी यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर। और ये मोबाइल बॉक्स के बाकी एरिया जो बचा था मेरे पास उससे मैंने ये शीट्स लगा के कवर कर लिया। ये मुझे 3 चाहिए थे, ये हो गए। और बाकी मैंने इसके सारे एरिया को जो कवर करना है उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का फोमिक शीट लिया है, वो चाहिए। और एक मुझे ये ग्लिटर शीट चाहिए, ये है। और मैंने ये ऑरेंज शीट लिया है इसको कवर करने के लिए टिश्यू रोल को। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहले बेस पे हम ये ग्रीन शीट लगाएंगे ग्लू की हेल्प से। आप चाहो तो कोई और भी ग्लू यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। इस तरह बहुत एहतियात के साथ मैं इसके ऊपर ये ग्रीन शीट लगा दूँगी। इसकी बेस के लिए रेडी हो गया। अब इसकी साइड्स के लिए मैंने क्या करना है, इसकी साइड्स के लिए मैंने पहले से ही ये शीट्स काट के रखे हुए हैं जो ग्रीन, वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी सारे इस तरह से। इसका सारा एरिया कवर हो जाएगा, बहुत आराम से ये इस पर इस तरह लग जाएगा, कवर भी हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत प्यारा लगेगा। ऐसे इस तरह ये सारा एरिया मैं इसका कवर करूँगी। यूं ये कवर हो गया। सारे एरिया को आपने अच्छे से जोड़ लेना ग्रीन शीट के साथ। इस तरह लास्ट पीस भी मैं इसके ऊपर लगा लूँगी और जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं कट कर लूँगी।
ऐसे एक्स्ट्रा यहाँ से कट हो गया। सारे एरिया आपस में जोड़ लेंगे हम जहाँ से रह गया है। ये इस तरह से सारा कवर हो गया बॉक्स। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने ब्लैक शीट लगा दी थी। अब बारी आती है टिश्यू रोल की। उसको मैं ये इस पेपर से कवर करूँगी। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ऑरेंज शीट लगा दी थी। अब इसको भी सेम उसी तरह आप ग्लू के साथ कवर करते जाओगे ऐसे। इसको ग्लू लगाते जाए और ये कवर होता जाएगा। इस तरह एक जैसा लगाना है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम काट लेंगे। इस तरह कवर हो गया इस पे। ये सारा एरिया कवर हो गया। अब इसके इस एरिया को मैंने कवर करना है। उसके लिए मैं इसके ऊपर ये जो मैंने ग्लिटर शीट काट के रखा था वो इसके ऊपर वाले एरिया पे लगाऊंगी ताकि थोड़ा ग्लिटरी नज़र आए। इस तरह जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको मैं कट कर लूँगी बाद में। सारा एरिया कवर करना है आपने। इस तरह ग्लू की हेल्प से आप कवर करते जाओगे। क्योंकि मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, इसमें शाइन दिखनी चाहिए, इसको थोड़ा डेकोर होना चाहिए, तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को मैं काटूंगी। सारे एरिया को अच्छे से जोड़ लेंगे और जब ये जुड़ जाएगा ये दो एक जैसे इस तरह रेडी हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को आपस में किस तरह जोड़ना है तो मेकअप ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाए उसमें सबसे पहले ये दो जो टिश्यू रोल हैं इनको मैं इधर जोड़ दूंगी बिल्कुल इसके कॉर्नर पे ऐसे। इसके बाद दूसरे वाले को भी इसी तरह इसके साथ ये इस तरह जुड़ गए। अब जो हमने पहले से रेडी करके रखे थे ये शीट्स जो कि मोबाइल बॉक्स से ही बनाए थे, मोबाइल बॉक्स का बाकी जो एरिया बचा था वो हम बिल्कुल इसके यहाँ पे साथ लगाएंगे। उसके लिए मैं इसके दोनों साइड्स पे ग्लू लगाऊंगी इस तरह बिल्कुल इसके साथ रख के हम जोड़ देंगे। ये जगह बन जाएगी मेकअप रखने के लिए। और बाकी दो को भी हम साथ इसी तरह सेम जोड़ देंगे इस तरह बहुत एहतियात से। और ये लास्ट वाला भी इसके साथ इसी तरह जुड़ जाएगा ऐसे। अब आपका मेकअप ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया बिल्कुल इस तरह। यहाँ ब्रशेज़ रख सकते हैं, यहाँ लिपस्टिक्स और चीज़ें मेकअप की चीज़ें रख सकते हैं। आपका बहुत क्यूट सा मेकअप ऑर्गेनाइज़र घर में ही बहुत आसानी से रेडी हो जाएगा। वो चीज़ें जिनको आप वेस्ट समझते हो उनसे कोई भी क्रिएटिव आइडिया निकाल के आप इस तरह की चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप इसे घर में ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब आप कुछ किताबों के हवाले से बात करते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज कौन सी किताब के साथ तारुफ़ करवा रहे हैं, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइए हमें। कमाल उसके सब अशार हैं अनोखी रदीफ़ कि जैसे गैब से उतरी हो हर गज़ल की रदीफ़। ये वक्त मिसले कवाफ़ी बदलता रहता है, ये वक्त मिसले कवाफ़ी बदलता रहता है और एक तू है मेरे साथ साथ मेरी रदीफ़। ये सांस घटने लगी है बवजह कदगने लब, ये सांस घटने लगी है बवजह कदगने लब कि जैसे काफ़िया करती हो तंग मुई रदीफ़। ये ज़िंदगी हो तेरे साथ वो गज़ल जिसमें, ये ज़िंदगी हो तेरे साथ वो गज़ल जिसमें हो 7 हरफ़ी कवाफ़ी तो 8 लफ्ज़ी रदीफ़।
बहुत हसीन था कल रात ख्वाब का मंज़र, मैं कोह काफ पे बैठा था, एक परी थी रदीफ़, उन्हें सराहने वालों की है सनद काफ़ी, कहाँ के काफ़िए अदनान और कैसी रदीफ़। ये जो रदीफ़ आपको सुनाई दी है और आपने समात फरमाई है एक ऐसी गज़ल जिसकी रदीफ़ रदीफ़ है, तो ये मैंने इसलिए मुंतखब की है क्योंकि इस किताब का नाम जो है वो बड़ा चौंका देने वाला है, और किताब का नाम चौंका देने वाला है तो शायर के बारे में जब हम बात करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये सब बातें इकट्ठी मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ कि किताब का नाम है मेरी उर्दू तू है, मेरी उर्दू तू है, और जो शायर हैं वो डॉक्टर अदनान खालिद हैं, और डॉक्टर अदनान खालिद साहब जो हैं ये मारूफ़ शायर खालिद शरीफ साहब के साहबजादे हैं। और इस तरह देखें कि कई बातें, अब कई मौज़ूआत हैं इस हवाले से, या कई निकात हैं जिन पे बात हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि खालिद शरीफ साहब बहुत उम्दा शायर हैं खुद। आपका मशहूर शेर किसे भूला होगा, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अब इस तरह के एक शानदार शायर के घर में परवरिश पाना और उस बरगद की छाँव में अपना कदो कामत निकालना एक नौनिहाल के लिए बड़ा यकीनन मुश्किल होता होगा, लेकिन डॉक्टर अदनान खालिद जैसे जैसे वो ख़ुद बढ़े तो उन्होंने ये साबित किया कि ये कुछ ऐसा अचंभे का काम भी नहीं है, एक बरगद के साए तले आप अपना कद निकाल सकते हैं और ख़ुद भी एक तवाना कदावर और तनावर दरख्त बन सकते हैं। तो ये उन्होंने करके दिखाया। एक बात तो ये है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने देख ही लिया कि जिस महारत से उन्होंने लफ्ज़ रदीफ़ को बतौर रदीफ़ इस्तेमाल किया वो हैरान कुन है। इससे आपको कई जो है ना पहलू आपके सामने खुलते हैं। मसलन ये कि वो एक मुश्किल पसंद शायर हैं, मसलन ये कि गज़ल की जो कैनवस है उसको वसी करने पे तुले हुए हैं, मसलन ये कि रिवायत से बैक वक़्त वाबस्ता भी हैं और रिवायत से गुरेज़ भी कर रहे हैं, और ये रदीफ़ तरह के तजुर्बात, इस तरह के तजुर्बात करके खुशगवार हैरत में मुब्तला भी करते हैं और शेरी रस जो है उसको मरने भी नहीं देते। तो कई तरह के हवाले। एक आखिरी जो हवाला इस ज़िम्न में मैं पेश करना चाह रहा था वो ये है कि आप इंटरनेट के, यानी जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, AI है, जदीद उलूम के माहिर हैं और डॉक्टरेट भी आपका, बल्कि पोस्ट डॉक्टरेट भी आपका उन्हीं में है। तो उस सब को अब देखें और सोचें कि ये नौजवान गज़ल में तब आज़माई अगर कर रहे हैं तो क्या जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इसका सबूत एक और है, वो ये कि जो उर्दू का नाम रखा है इन्होंने, मेरी उर्दू तू है, इससे ज़ाहिर है हम जो उर्दू के तालिब इल्म हैं या उर्दू के असातिज़ा हैं वो लाजमन वो अलर्ट हो गए होंगे कि अच्छा हम देखें तो सही कि गज़लों का मजमुआ है और मेरी उर्दू तू है, तो सबसे पहले हम देखें कि उर्दू ज़ुबान इस शख्स को आती है कि नहीं आती, और फिर उर्दू का मुहावरा, उर्दू का रोज़मर्रा, इसका बर्ताव जो है, इसको बरतने का जो फ़न है वो इनका पुख्ता है कि नहीं। तो भाई जब हमने खोला देखा तो हमने ये नतीजा निकाला कि इनकी शीन काफ भी दुरुस्त है, ये नस्ताली का आदमी है और इनका ये मुहावरे का अच्छा जो है ना वो मुहावरे को अच्छा बरत रहे हैं, रोज़मर्रा को अच्छा बरत रहे हैं, काफ़िया, रदीफ़, ज़मीन, बहर, जो भी लवाज़मात हैं इसके, उसलूब वग़ैरह कैसे अपना बनाया जाता है उसलूब अच्छा, इन सब को अच्छी तरह घोट के पी के आए हैं इस मैदान में, शेर के मैदान में, और खला से नहीं आ गए और वैक्यूम से नहीं आए। तो मैं डॉक्टर खालिद अदनान साहब, जो अदनान खालिद साहब हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी ये जो किताब है ये बहुत इम्प्रेसिव है। शुरू में मुझे भी यही लगा कि सोशल मीडिया का एक नया शायर है और डेस्परेट है और अपने आप को बनवाना चाहता है सोशल मीडिया पे, लेकिन हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इस दौर में किताब लिखी, किताब लिख के हमें इनायत की और हमें बताया कि आज भी किताब लिखने वाले और इस तरह की किताब लिखने वाले ज़िंदा हैं। इस किताब को मावरा पब्लिशर ने शाया किया है और मावरा पब्लिशर्स भी आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो ठीक है कि ये किन की, अगर नहीं जानते तो मेरा ख्याल है कि मुझे भी नहीं बताना चाहिए, आप खुद इसका अंदाज़ा कर लें। तो मैं डॉक्टर अदनान खालिद साहब को इस दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। जिस अजीम बाप के वो बेटे हैं उनको हमसे ज़्यादा अच्छे लोग जो हैं वो खुशामदीद कह चुके हैं। इस किताब में भी बहुत अच्छे अच्छे शुअरा ने उनको खराज तहसीन और खुशामदीद का खराज तहसीन पेश किया है। ताबिश साहब हैं, उसमें शाहीन अब्बास साहब हैं, हमीदा आपा हैं, और हमारे जो अमसर लोग हैं, रहमान फारिस है, उसने भी कहा, और अमार इकबाल ने भी कहा, और अब खाकसार भी अपना हिस्सा डाल रहा है कि वेरी वेल डन अदनान, आप इसको जारी रखिए। और इसी तरह जो बड़ी बहर हो या छोटी बहर हो, साल मुमतना हो या मुख्तलिफ़ तरह के AI, मसलन
इस्तेमाल किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें इस्तेमाल किया है और बड़ा ही अच्छे तरीके से भरता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को किसी मज़का खेस पोजीशन में ले आएँ कोई तजर्बा करते हुए, जैसे हमीदा आपा ने भी इस बात का जिक्र किया, मैंने भी ये महसूस किया। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुझे बहुत लुत्फ़ आया और नई गज़लें पढ़ने को मिली। आपने गज़ल के कैनवस को वसअत देने की एक दानिस्ता कोशिश की है और इस कोशिश में शेर के रस को मरने नहीं दिया, यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और हमारे साथ मौजूद थे जनाब आज के लिए प्रोफेसर अहमद अमाद साहब, और हमें किताब के साथ आशना करवा रहे थे कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, और आज भी उन्होंने एक ऐसे ही हेल्पफुल किताब के साथ हमारा तारुफ़ करवाया है। अभी आगे बढ़ते हैं और मज़ीद भी तालीम के हवाले से ही बात कर लेते हैं। तो जनाब मैट्रिक की सालाना नताइज का ऐलान जो है वो आज होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ही हम देखेंगे कि उसका ऐलान कर दिया जाएगा, और जिन बच्चों ने मैट्रिक के इम्तिहान दिए हैं उनके लिए तो आज खुशी का दिन भी है और बहुत नर्वस भी होंगे इस वक्त। ख़ास तौर पर मुझे याद है कि जब मैं अपनी तालीमी करियर में थी, तालीम हासिल करी थी, और जब हमें पता चलता था अच्छा अगले दिन मैट्रिक का या किसी भी क्लास का जो है रिज़ल्ट आना है, तो सारी रात नींद नहीं आती थी। आप लोग भी रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से। तो आज उन बच्चों का भी यही हाल होगा कि सारी रात उन्हें नींद नहीं आई होगी कि कब सुबह होगी, कब टाइम होगा, और हम अपना पोर्टल देखेंगे, वहाँ पर जाके हम अपना नंबर डालेंगे और हम अपनी पोजीशन देखेंगे कौन से पोजीशन आई और हमारा रिज़ल्ट क्या आया है। खैर अभी आपको बताएं तो पोजीशन होल्डर्स का ऐलान तो कर दिया गया है चेयरमैन लाहौर बोर्ड्स की तरफ से कि जिन्होंने मैट्रिक में ख़ास तौर पर पोजीशन ली है उसमें दानिश स्कूल के अयान काशिफ हैं, जिन्होंने 1200 में से 1190 जो है नंबर लिए हैं माशाल्लाह, और उनकी पहली पोजीशन है। उसके साथ साथ मोइज़ हैदर हैं और माहीन सजाद है, जिन्होंने 1186 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। तो मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ़ परवेज़ मौजूद है, टेलीफोन लाइन पर हैं। आतिफ़ आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। आतिफ़ बताइएगा, पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? थैंक यू। इस दफा मैट्रिक के नताइज जो है थोड़े से डिफरेंट भी हैं। अच्छा। पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान तो कल कर दिया गया था, लेकिन जिन्होंने पोजीशन हासिल की है उनको माली इनामात भी दिए जाएंगे। अच्छा। तालीमी बोर्ड की जानिब से भी, और इसके साथ साथ हुकूमत भी इस हवाले से ऐलान करेगी। पहले भी ये सिलसिला जारी रहता था, लेकिन कोरोना के दौरान जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसने इस सिलसिले को रोक दिया था, और उसके बाद ये सिलसिला 4 साल तक इस तरीके से रुका रहा। लेकिन अब तो जैसे ही नून लीग की गवर्नमेंट वापस आई है तो ये माली इनाम वाला सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। और आज बाकायदा तौर पर जो पोजीशन होल्डर्स हैं, जो लाहौर बोर्ड से तमाम जिन्होंने इम्तहान दिए थे, उनको बुलाया गया है, और इस हवाले से ऐवान कायदे आज़म में एक खसूसी तकरीब भी मुनक्किद हो रही है, जिसके मानी खसूसी जो हैं वो कमिश्नर और चेयरमैन लाहौर बोर्ड हैं, और बाकायदा तौर पर उनको मेडल दिए जाएंगे और कैश इनामात दिए जाएंगे। तो जो ओवरऑल रिजल्ट की बात की जाए तो 10 बजे जो रिजल्ट ये वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और वो उम्मीदवार हैं वो वेबसाइट से भी जो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, और जो गजट है उससे भी नताइज को हासिल कर सकते हैं। तो 2.5 लाख के करीब तलबा और तालिबात जो हैं उन्हीं ने इन इम्तहानात में शिरकत की थी। तो आज फैसले की घड़ी है, आधे घंटे बाद जो है नताइज वेबसाइट पर अपलोड होंगे और वहाँ से नताइज चेक किए जाएंगे। जहाँ तक पोजीशन होल्डर्स की बात है तो पहली 2 पोजीशन जो है वो सरकारी स्कूलों से तलबा ने हासिल की है। जैसे आप भी बता रही थी कि अयान काशिफ जिनका ताल्लुक जो है वो दानिश स्कूल से है। इसके बाद इस्लाही मुआशरा एक सरकारी स्कूल जो है सब्जादार में, उनके एक स्टूडेंट जो है उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है 1186 नंबर लेकर, और दूसरी पोजीशन पर 2 उम्मीदवार हैं, एक मोइज़ हैदर है जबकि दूसरी माहीन सजाद है। तीसरी पोजीशन पर 4 उम्मीदवार हैं। पहले नंबर पर जो है वो अमीरा अख्तर हैं, उन्होंने भी 1185 नंबर हासिल किए हैं। फैजिला उस्मान भी तीसरी पोजीशन पर है, जैनब हासिफ जो है वो भी तीसरी पोजीशन पर है, और सहर शकील। ये दूसरी तौर पर 4 उम्मीदवार हैं जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और इसी तरीके से जो आर्ट्स की बात कर ली जाए तो ह्यूमैनिटीज में जो लड़कों में 1073 नंबर लेकर गुलाम हुमायूं जो है वो पहले नंबर पर रहे हैं, और शामिल हक जो है उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है 1071 नंबर लेकर,
और मोहम्मद फरहान जो है उन्होंने 10 से 61 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। ह्यूमैनिटीज गर्ल्स की बात कर ली जाए तो हफ्ता जो है उन्होंने 1152 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है और मायरा इमरान जो है उन्होंने 1152 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन की है और ह्यूमैनिटीज में तीसरी पोजीशन पर 2 तालिबात जो है। तो आइए आप हफ्ता कायनात आमिर है, उन्होंने 1145 नंबर हासिल किए हैं और इसके साथ साथ जो मायरा खुरम है उन्होंने 1135 नंबर हासिल किए हैं। तो ये पोजीशन होल्डर्स का चार्ट है और अब तक कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर नताइज का ऐलान किया जाएगा। 9वीं 11वीं और 12वीं के नताइज जो है वो बाद में उनके नताइज का ऐलान होगा। आज सिर्फ और सिर्फ 10वीं के बाद के जो सालाना इम्तहानात हैं फर्स्ट एनुअल उनका रिजल्ट जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जाएगा। तकरीब में इसकी अनाउंसमेंट होगी जबकि वेबसाइट पर इन नताइज को भी अपलोड किया जाएगा। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि पोजीशन होल्डर्स के लिए भी ख़ास तौर पर आज जो है वो इवेंट मुनाकिद किया गया है और वहाँ पर पोजीशन होल्डर्स जाएंगे और उन्हें मेडल्स भी दिए जाएंगे और उन्हें माली इनाम भी दिया जाएगा। तो इस हवाले से कुछ अपडेट है कि कितने माली इनामात हैं जो या माली इनाम है जो उन्हें दिया जा रहा है? जी, इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोपोजल भी चल रही थी और अभी तक जो हमें बताया गया है कि वो 20 से 30 हज़ार रुपया वो तालीमी बोर्ड की जानिब से दिया जाएगा। अच्छा। हुकूमत की जानिब से इनके लिए अलग से ऐलान होगा, वो 2 से 3 लाख रुपया जो हो सकता है, लेकिन इसका अभी हुकूमती ऐलान नहीं हुआ। तो अभी जैसे ही ये पोजीशन होल्डर्स को माली इनाम मिलना शुरू होंगे 30,000 से लेकर 10,000 रुपये जो वो बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ आतिफ परवेज़ मौजूद थे और हमें बता रहे थे इस हवाले से। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बात कर लेते हैं बिजली के बिलों के हवाले से। और लाहौर में ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में हालिया इजाफे से हर कोई परेशानी से दो चार है और फिर रही सही कसर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से पूरी हो चुकी है और लाहौर हमेशा ही फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से सरे फ़हरिस्त पर रहा है। लोगों का मयार ज़िंदगी मुसलसल गिर रहा है। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर है और बढ़ती गुर्बत ने गरीब से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का एक और रुख भी है और वो ये है कि इस तमाम सूरत हाल में भी बैंक्स जो हैं वो आसान कार लीज़ की पेशकश करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये मौजू जो है ख़ास तौर पर लाहौर की मुतज़ाद और दोहरी सूरत हाल की अक्कासी भी करता है, जहां बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। फ़ज़ाई आलूदगी एक अलग से मसला है हमारे लिए और फिर लाहौर हवा के मयार और इंडेक्स के हवाले से दूसरे नंबर पर आता है। इन चैलेंजेस के बावजूद बैंक्स आसान कार लीज़ की पेशकश कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? इस तरह से करके बैंक शहर में गाड़ियों के मुसलसल इजाफे में हिस्सा भी डाल रहे हैं और मुमकिना तौर पर फ़ज़ाई आलूदगी के मसले को भी बढ़ा रहे हैं। एक तरफ महंगी बिजली है, पेट्रोल है, तालीम है, सेहत के निज़ाम तक आम आदमी की रसाई नामुमकिन और दूसरी जानिब शहर में बढ़ती गाड़ियों का अज़दहाम है। एक ही शहर में मयार ज़िंदगी, सोच और दीगर मराहिल में इतना तज़ाद क्यों है और क्या इस मिडल या इस मॉडल की हमें ज़रूरत है या नहीं है? इस पर भी आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए माहिर तालीम है, ट्रेनर है, लाइफ कोच है, हमारे साथ गुलसाना मंशा हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो लाइफ साइकिल हमारा बना हुआ है या इसको जिस तरह मैंने बात की कि दोहरी ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, इसका क्या मतलब है और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से किस तरह बचा जा सकता है। तो गुलसाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मुनीबा। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। गुलसाना, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि एक तरफ हम परेशान होते हैं कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हमारा ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ जैसे मैंने बताया कि लीजिंग पर कार भी मिल रही है, बैंक्स जो है वो अलॉट कर रहे हैं ईजिली हर चीज़, अब वो भी अवेलेबल है जो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो ये क्या मामला है, ये लाइफ साइकिल की किस तरह आप इसको एड्रेस करेंगी? देखो मुनीबा, अगर मैं इस वक्त लाहौर सिटी को हम इस वक्त अगर लाहौर सिटी को सिर्फ एड्रेस करें तो लाहौर सिटी इस वक्त दुनिया के दूसरा बड़ा ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर के बीच में है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि
लाहौरियों की या पाकिस्तानियों की इस वक्त जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न होना चाहिए, या हुकूमत का जो इस वक्त फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न होना चाहिए, इट शुड बी द क्लाइमेट, हाउ टू कंट्रोल द लाहौर्स क्लाइमेट, राइट। एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन करना है और क्या नहीं। सैडली आपको कोई ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे होंगे कि जो लाहौर में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या जिनके ऊपर काम किया जा रहा है जिससे क्लाइमेट को कंट्रोल किया जा सके। इंडिया आप देखें कि अगर उनका एक सिटी इस तरह से है तो वो क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। और मैंने रिसेंटली राजस्थान से एक कॉन्फ्रेंस का इनवाइट मुझे आया हुआ था जो सिर्फ क्लाइमेट कंट्रोल पे था, और मुझे एज एन एनवायरमेंटलिस्ट वहाँ पे आउट ऑफ 49 स्पीकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लाहौर से मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया। ट्रेजेडी देखो कि मुझे पाकिस्तान एम्बेसी ने वीज़ा ही नहीं ग्रांट किया और मैं नहीं जा सकी, और फिर उन्होंने मुझे ऑनलाइन ले लिया। ऑनलाइन लेके उन्होंने मेरी जो सारी की सारी बात थी वो उसकी वो सारा मतलब मुझे ऑनलाइन करना पड़ा। ट्रेजेडी है ना कि सैडली हम लाहौर हम दुनिया के उस जगह पे उन शहरों में से एक हैं जिनको सबसे पहले ये मेजर्स लेने चाहिए। अभी आपने जो बैंक्स गाड़ियाँ लीज़ कर रहे हैं वो गाड़ियाँ नहीं लीज़ कर रहे, वो लाहौर की हवा को मज़ीद पोल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, वो लोगों को नज़र आ रहा है कि गाड़ियाँ लीज़ हो रही हैं, मेरी नज़र में वो पोल्यूशन में इजाफा है। फिर हमारी कौम का अलमिया ये भी है कि हम जाहिल कौम हैं। हमें जो भी चीज़ सामने से आती हुई दिखाई दे रही होती है, विदाउट टेकिंग द नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट थिंग, we just pick those things up कि oh my god it's going to add to my social status. Now cars have become a social status for people, and personally मैंने अपनी इन आंखों से मुनीबा मैंने विटनेस किया है कि एक ही वक्त में एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक ही घर से तीन गाड़ियाँ निकलती हैं। हाँ, 3 गाड़ियाँ निकली। जाहिलियत है। अच्छा, मतलब अगर आप एजुकेटेड होते तो आप कभी ये हरकत नहीं करते ना। लेकिन गुलसाना अब ये एसेंशियल चीजें हैं जो हमारी डेली रूटीन में हमें चाहिए हैं। मतलब आप इसको सोशल स्टेटस कह लो या आप इसको कुछ भी कह लो, बट नाउ इट्स वेरी एसेंशियल, हमारी नीड बनती जा रही है चीजें, तो हम फिर क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपके अभी यहाँ आप आई हैं तो आप भी गाड़ी में ट्रेवल करके आई हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं हुआ, मेरे साथ मेरे बेटे भी थे। अब ये नहीं हुआ कि हमने एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2 गाड़ियाँ निकाली। मतलब जहाँ आपने जाना है, मैंने और मेरे बेटे ने डिसाइड किया बैठ के कि उसके भी 2 काम है, मेरे भी। इस तरह से हमारा रूट बनेगा, गाड़ी एक ही निकलेगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेंसिबल लिविंग। तो पाकिस्तान में हम हर वक्त हुकूमत को भी दोष नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखो तो खुद पर्सनल कम्युनिटी सर्विसेज लोग उठाते हैं। कम्युनिटी का मतलब है कि छोटे से इलाका, मतलब लाहौर के बीच में अगर कोई 12, 14 या 16 सोसाइटीज़ हैं तो हर सोसाइटी जो है वो अपने अपने इनिशिएटिव्स खुद ले। ठीक है, पोल्यूशन को कम करने के लिए आप देखो हमारी कम्युनिटीज़ के बीच में कोई प्लांटेशन का प्रोजेक्ट नहीं उठाया जाता। जैसी गर्मियों की छुट्टियां बाहर के मुल्कों में होती हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, वो कम्युनिटी सर्विसेज पे आ जाते हैं। वो अपनी कम्युनिटी को क्लीनलीनेस के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वो प्लांटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर कारपूलिंग होती है। ठीक है, आप देखो कि अगर मेरी ही सोसाइटी के बीच में से अगर DHA फेज़ 4 से मतलब 6 घरों के बच्चों ने बिकन हाउस जाना है तो हमने वहाँ ये फिर इंट्रोड्यूस करवाया मैंने अपने स्कूल के बच्चों को कि बेटे आपने इस वीकेंड के ऊपर ये ढूंढना है कि कितने बच्चे आपके ब्लॉक से एक ही डेस्टिनेशन पे आते हैं। आप कार पूल करेंगे। एक दिन में एक पेरेंट एक घराने की गाड़ी निकलेगी, वो 6 बच्चों को लेके स्कूल आ जाएगी। ठीक है, रिड्यूस कितना किया नंबर ऑफ कार्स? 5 कार्स। ठीक, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब लाहौर की बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर लाहौर की जेलों के हवाले से बात करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि जनाब बहुत कुछ नए इनिशिएटिव्स ख़ास तौर पर ले रहे हैं। हमने ये भी सुना था कि रीवैम्पिंग भी हो रही है जितने भी हमारे पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर, लेकिन अब जेल जो है उसमें भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स, काफ़ी अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें तो सबसे पहले जो VVIP मुलाकातें हैं
उनको ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि इस हवाले से ये सामने आई हैं कुछ ख़बरें कि जनाब ये जो VVIP मुलाकातें होते हैं इसमें मंशियात सप्लाई करने का ये एक सबब बन रही थी। तो इसके हवाले से जो IG जेल हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा मज़ीद और भी जो जेल में बंद कैदी हैं उनको हुनरमंद बनाने के हवाले से भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जो जेल में कैदी मौजूद हैं उनको मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम के खाने भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। मेन्यू तैयार किया जा रहा है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस इंक्लूड की जा रही हैं। इसके अलावा भी स्किलफुल जो चीज़ें हैं वो सिखाई जा रही हैं उन कैदियों को। तो इस हवाले से क्या मज़ीद इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, किस तरह उन कैदियों को हुनरमंद बनाया जाएगा, क्या क्या मज़ीद इक़दामात उठाए जाने हैं, इस पर बात करने के लिए हमने IG जेल मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब को मदऊ किया है आज के इस शो में, और वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं जागुल हॉल में, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो बताइए कि जिस तरह जो चीज़ें मेरे पास आई थी उसमें ये था कि जेलों में जो VVIP मुलाकातें हो रही है वो मंशियात सप्लाई करने का भी सबब बन रही हैं, और जिसके ऊपर अब आप लोगों ने मुलाकातें ख़त्म करने का भी एक इनिशिएटिव लिया है। तो वाकई ऐसा हो रहा था कि मंशियात सप्लाई होने का? इसमें एक दो वाक़यात हुए हैं जिसमें जेलम जेल पे और मियाँ वाली जेल पे इस तरह लोग जो मुलाकात पे आए तो उनकी जब तलाशी की गई तो अच्छा। उसमें उनके खाने के अंदर मुख्तलिफ़ ज़राए से मतलब तरीके से छुपा के तो नशावर जो मवाद है वो उन्होंने मुलाकात के दौरान देने की कोशिश की। अच्छा। तो उनको फिर हमने जब चेक किया, तलाशी हुई, पकड़े गए, फिर उनके ख़िलाफ़ FIR भी करवाई। और फिर ये बाकी जेलों पे भी हमने सारा मशवरा किया कि भाई ये जो फ़ेस टू फेस और फिज़िकल जो कांटेक्ट वाली मुलाकात है इसको जो है ना रोकना ज़रूरी है। क्योंकि इस दौरान जो सामान आता है या जो बंदा जेल के एडमिन ब्लॉक में मुलाकात कर रहा होता है उसकी तलाशी जो है वो उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह के मतलब होनी चाहिए। आम तौर पे वो किसी न किसी सिफारिश पे मुलाकात कर रहा होता है। अच्छा। तो वो फिर हमने फौरी तौर पे जो है वो होम डिपार्टमेंट ने जो है वो सर्कुलर इसमें जारी किया है हमने कि जो मुलाकात है वो जिस तरह जो बनी हुई है जगह मुलाकात की जिसमें फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं है। मसलन ये कैंप जेल लाहौर में हमने बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एक मुलाकात की फैसिलिटी बनाई है जिसमें इंटरकॉम पे और अक्रॉस द ग्लास जो है वो मुलाकात होती है। कोई चीज़ आप दे नहीं सकते, कोई ले नहीं सकते। ओके। तो वो फिर हमने पूरे पंजाब की जेलों पे ये चीज़ लागू की है ताकि इस चीज़ को रूल आउट कर दिया जाए कि कोई सिर्फ मनशियात नहीं बल्कि कोई भी कंट्रोबैंड जो आर्टिकल है वो अंदर ना जा सके, ना अंदर प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा दूसरा मुझे बताइए कि जेल में क्या सबके लिए सहूलियात एक जैसी हैं या अमीर के लिए जो सहूलियात है उनका मयार और है और गरीब के लिए और है? नहीं जी, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए कि सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि क्योंकि रूल्स में ये चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, बेटर क्लास की फैसिलिटी जो है अच्छा वो उन लोगों को दी जाती है जो टैक्स पेयर हैं या जो मतलब जिनकी एजुकेशन जो है वो एक ख़ास लेवल से ऊपर है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अच्छा, हाईली मतलब एजुकेटेड लोग हैं। इसका मतलब ये है कि अब अगर जेल में कैदी है उस पर भी फाइलर नॉन फाइलर का है कि वो हाँ जी, फाइलर वो है, एक लिहाज से आप टैक्स कह है सकते कि नहीं है? हैं, ये है सकते हैं, कह अच्छा। सकते हैं। ये तो फाइलर नॉन फाइलर का तो आजकल इशू आया है लेकिन हमारे रूल्स में वो तो बड़े पुराने बने हुए हैं, उसमें भी है। असल में जो बेटर क्लास है उसका मकसद ये होता है कि आप एक वो बंदा जो जेल में आता है जिसका लिविंग स्टैंडर्ड आम लोगों से सुपीरियर है बाहर भी, अच्छा तो उसको मतलब थोड़ा सा एडजस्ट होने में ज़रा आसानी हो। अच्छा। और उसके लिए फिर गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा नोटिफाई करती है बेटर क्लास, तो फिर उसको सहूलतें मिलती हैं। लेकिन अगर उसने जुर्मी ऐसा किया हो नहीं, तो वो फिर नहीं है। फिर क्या होता है? मसलन मनशियात फरोशी में अगर कोई बंदा है, अच्छा। डकैती में है, अच्छा ये जो है ये गैंग रेप में अच्छा। है, इस तरह के जो दहशत गर्दी में है, तो ऐसे लोगों को बेटर क्लास नहीं मिलती, बेशक वो जितने भी पढ़े हों या जितना भी टैक्स पे कर रहे हों। ओके। ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो कैजुअल ऑफेंडर है, यानी अचानक कोई ऐसी गलती कर बैठा बंदा गुस्से में आके या कोई जुर्म हो गया लेकिन वो आदि मुजरम ना हो, ये एक मेन कंडीशन है। ठीक है कि वो आदि मुजरिम ना हो, उससे पहले वो किसी कोई भी जुर्म में मुलव्वस ना हो या उसकी हिस्ट्री ना हो, इस हवाले से। अच्छा दूसरा, बहुत से लोग ये भी क्लेम करते हैं कि सर हम लोग अगर जेल में जाते हैं तो हमसे
मुलाकात के पैसे लिए जाते हैं, फिर जाके हमें मुलाकातें कराई जाती हैं, तो क्या वाकई ऐसा है? जी, वो यही जो आप ये जो पॉइंट आउट कर रही हैं, जो नॉर्मल मुलाकात है उसमें तो बिल्कुल आप जाते हैं, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ हाँ। है, अपनी पर्ची निकालते हैं, लाइन में लगते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मुलाकात करते हैं। ये जो एडमंड ब्लॉक की मुलाकात जो अभी हमने बैन की है, इसी में जो है ना वो पिलफरेज की शिकायत भी थी कि भाई इस तरह कोई मतलब एक बंदा नाजायज़ फ़ायदा लेना चाह रहा है, एक देना चाह रहा है, अच्छा। तो इस तरह कोई ना कोई गठजोड़ हो जाता था। तो इसीलिए ये इंटरसेप्ट हमने चीज़ की है कि इस चीज़ को रूल आउट कर दिया गया है। अच्छा। जब मुलाकात होगी ही अपने एक सिस्टम के तहत, तो फिर उसमें कोई ना कोई पैसा ले सकता है ना कोई देगा। लेकिन पहले ऐसा हो रहा था। नहीं, शिकायत आती है शिकायत और आती हम थी। एक्शन भी लेते हैं। मेरा ख्याल है अभी हम कोई पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो कम से कम 10-15 पूरे पंजाब में हमने एक्शन लिए हैं इस तरह के। लेकिन उसमें मेन चीज़ ये होती है कि लोग शिकायत आमतौर पे करते नहीं है। अगर शिकायत आ जाए, हमारे पास वीडियो कैमरे पूरे पंजाब में 4000 कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। उसका कंट्रोल रूम जिस तरह ये आपने सिस्टम जी, बनाया जी। हुआ है, उसमें पूरी वीडियो वॉल है। अच्छा। और हमारे 8 बंदे मुस्तकिल वॉच कर रहे होते हैं हर चीज़ को। तो जहाँ भी कोई मशकूक एक्टिविटी नज़र आती है फिर उसको हम आगे प्रूव करते हैं और उसमें एक्शन लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और मज़ीद जिस तरह मैंने बात की कि कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कैदियों के लिए मेन्यू भी चेंज किया गया है, तो ये कैसे आप लोगों को ख्याल आया? पहले क्या मेन्यू दिया जाता था, अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं उसमें? जी, लास्ट टाइम हमारा जो मेन्यू है ये 2017 में चेंज हुआ। अच्छा। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसी पार्टी की जी गवर्नमेंट, जी। तो उसके बाद अभी निगरान दौर में एक इनिशिएटिव आया था कि रमज़ान में हमने इफ्तारी के टाइम जो है समोसा ऐड किया। अच्छा। इफ्तारी में अच्छा। पहले नहीं था। ओके। तो अभी जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ब्रीफिंग में ये कहा कि कैदियों को खाना जो है वो बेहतर मज़ीद करना चाहिए ताकि उनको जो मतलब ऐसी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो वो मिलनी चाहिए न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ऐड करें। तो उसमें फिर मेन्यू को हमने जो है ना वो इम्प्रूव किया, उसमें वैरायटी जो है ना वो बेहतर की है। मसलन चिकन है, पहले हम सिर्फ ये है कि चिकन दे देते थे, आलू चिकन दे देते थे। अब चिकन में हमने ये किया कि वैरायटी ऐड की है, मुर्ग चने ऐड कर दिए अच्छा। चिकन के साथ। ओके। आलू मुर्ग तो पहले ही था। उसके बाद अभी हमने ये किया कि मुर्ग जिस तरह कढ़ाई टाइप होती है, कोरमा टाइप होता उसी है। चिकन को ज़रा एक रेसिपी चेंज करके अच्छा, उसको ठीक बेहतर है। किया है। उसके अलावा फिर सब्ज़ी जो है वो पहले 3 टाइम हम हफ्ते में दे रहे थे, अब हमने 4 टाइम कर दिया। अब 4 टाइम कर हाँ जी, दिया। उसकी जगह पे जो दाल दे रहे थे उसको एक जो दाल की टर्न है उसको हमने वापस कर लिया। अच्छा। मतलब इस तरह चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा स्केल को बेहतर किया है, यानी जो प्याज था, लहसुन और चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो ग्रेवी को थिक करने में काम आती जी, हैं, जी, जी। उनकी जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट हमने 25% जो है वो बढ़ा दी है। इंक्रीज़ किया है। और ये हम खुद नहीं करते, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक शोबा है फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, अच्छा। वो कैलोरीज के हिसाब से ये वर्कआउट करता है। उससे हम पूरी रिकमेंडेशन, ये कोई 2 महीने की एक्सरसाइज हुई है, उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन आई हैं तो उसको फिर हमने। तो ये सारे कैदियों के लिए एक ही जैसा ये मेन्यू सारे है कैदी या हैं। जी, बी जी, क्लास जी, और जी। है, सी क्लास नहीं, और नहीं, बाकी? बिल्कुल नहीं। इसमें यह है कि खाने में पिछले जो गवर्नमेंट मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे जो जी, वज़ीर आला, तो उससे पहले जो बी क्लास के लोग हैं उनका खाना अलहदा होता था और जो सी क्लास के उनका अलहदा होता था। तो उन्होंने कहा कि चलें जेल के अंदर रहने के लिए तो चलो एक सहूलत किसी को बेहतर दी जा सकती है नॉर्मल से, लेकिन खाना जो है ना वो सबको इक्वल होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने फिर बी क्लास का जो स्पेशल खाना होता था जिसमें छोटा गोश्त, अंडे और इस तरह ओह, की चीज़ें थी वाह। अंग्रेज़ दौर का, वो सारा ख़त्म कर दिया और इसी मेन्यू को इतना बेहतर कर दिया कि अब हर एक कैदी जो है, बेशक वो गरीब से गरीब हो, किसी मनशियात के केस में हो, चोरी में हो या किसी बड़े से बड़े हाँ केस जी। में हो, वो हर एक को एक ही खाना मिलता है। एक ही खाना जी, मिलता एक है। ही खाना। अच्छा, तो क्या ऐसा भी होता है कि डेली रूटीन पर भी घर से खाना प्रोवाइड किया जा रहा हो कैदियों को? डेली या रूटीन ऐसा में नहीं नहीं होता, उसमें कुछ केस ऐसे होते हैं, मतलब इस वक्त पूरे पंजाब में अगर आप देखें तो 4 या 5 केसेस ऐसे जो होंगे एक्सेप्शनल होते हैं, जिसमें वो सुपरडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो होम डाइट अलाउ कर सकता है ऑन कंपैशनेट ग्राउंड अगर ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पे कोई मेडिकली किसी बंदे को कोई अल्सर का इशू है या इस अच्छा। तरह की कोई परहेजी डाइट है या जो घर में वो इस्तेमाल कर रहा था तो जेल में आ गया, तो उसकी रूटीन को डिस्टर्ब ना होने के लिए हम फिर अलाउ करते हैं। अदरवाइज जब मुलाकात होती है तो खाना जो है वो मुलाकात के दौरान जो है जो घर से गुरफा आया होते हैं वो। वो दे सकते हैं।
वो घर से खाया वो खाना पका के ले आते हैं, उनको हम चेक करके तो वो फिर दे तो वो उन्हें दे देते हैं। अच्छा, दूसरा बताइए मुझे कि जो कैदी मौजूद हैं इस वक्त जेल में, उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? फलाह बहबूद के लिए जी ये तो एक लंबी लिस्ट है, शायद इस टाइम में हम उसको वो पूरी तरह मैनेज ना कर सकें, चले लेकिन जितना हो उसमें जो सकता है बेसिक उसको चीज़ें कर हैं लेते हैं। हाँ जी। वो ये है कि एक तो हमारा जो कैंटीन का सिस्टम था पुराना ठेकेदारी निज़ाम का, वो हमने ख़त्म किया और गवर्नमेंट के यूटिलिटी स्टोर खोल दिया हर जेल पे। अच्छा। हाँ जी, और कैश मैनेजमेंट जो है वो कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, यानी कैश पे आप कोई चीज़ ले दे नहीं सकते। अच्छा। ये भी एक करप्शन को भी, बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए एक मेजर्स लिया गया है। जो ऑर्डर हम बुक करते हैं कैदियों को सामान देने के लिए, लेकिन कैदियों के पास कैसे कैश आ गया? ये इस तरह की चीज़ें थी ना जी, तो अच्छा। इसीलिए फिर हमने किया ना जी। कैश जो है वो जब अदालत में जाते हैं या उनके बुरसा आते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से पैसे उनको दे देते हैं, या जो कैश मैनेजमेंट थी वो भी मैनुअल थी, उसको अब ख़त्म करके अब टैब पे हम उनके ऑर्डर लेते हैं और हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है यूटिलिटी स्टोर से, वो ऑर्डर उनको ऑटोमेटिकली जो है वो पास हो जाता है। ओके। उसके मुताबिक वो सामान दे देते हैं और उनकी जो पेमेंट है, कैदी के जो अकाउंट है पंजाब बैंक में हमने खोले हुए हैं, उनमें से पैसे डिडक्ट हो। अच्छा, ये कैदियों की उजरत में भी इजाफा किया गया है? अजी उजरत में वो इजाफा तो नहीं किया गया, इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा, अभी मतलब मसलन उसके ऊपर सियालकोट अमल में- दरामद नहीं शुरू हुआ? नहीं शुरू है। अच्छा। अभी सियालकोट में हम फुटबॉल बना रहे हैं ओके। और ग्लव्स बना रहे हैं। जी जी, वहाँ पे जेल ये का- वैसे भी ये चीजें वहाँ पे भी- बनती भी हैं। बनती हाँ, है। इंडस्ट्री तो वहाँ पे अभी प्रिजनर्स को हम जो है वो जो बनाते हैं, हाँ, हाँ। उनको कम से कम 150 रुपया जो है वो फी फुटबॉल हम जो है वो दे रहे पर हैं। डे का? हाँ जी, पर डे का वो देते हैं। अभी लाहौर में हमने फर्नीचर का, कारपेंट्री का काम शुरू अच्छा। किया, लीज आउट किया है। अच्छा। उसमें जो कैदी हमारे होंगे कारीगर, उनको 1000 रुपया, और जो अभी ट्रेनिंग के प्रोसेस में होंगे जेलों में, असल मसला है जो हम लेबर लेते हैं इसका टारगेट ये है कि कैदियों को ट्रेन किया जाए कि बाहर जाके वो अपने आप को एडजस्ट कर लें, उनके पास कोई हुनर हो। तो अभी ये कारपेंट्री में जो लोग ट्रेनिंग पे होंगे उनको भी 500 रुपया मिलेगा। अच्छा। और वाह जी जो वाह। हमने लीज आउट किया उनको, और उससे ज़रा एक इनिशिएटिव भी आएगा। इसके अलावा कैद में उनको माफ़ी भी मिलती है। अच्छा। तो ये है कि आप देखें, जब एक ब्रेड विनर बंदा जेल में आ जाता है तो उसकी फैमिली बहुत सारी मुसीबतों का, Survive मसाइल नहीं का कर पा रही होती है। शिकार होती है। तो कम से कम वो अगर घर वालों को सपोर्ट नहीं कर सकता तो उन पर बोझ ना बने। हमारा टारगेट ये है अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके और कोई इस तरह का सिस्टम हो कि उसको बेहतर तो जो अब जैसे आपने बताया कि वहाँ पे कालीन भी बन रहे होते हैं, फर्नीचर भी बन रहा होता है, तो फिर इनको कहाँ सेल आउट किया जाता है फिर वो? ये हमारा जी एक यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर है पूरे पंजाब का, यहाँ पे लाहौर में, जो फिरोजपुर रोड पे टोरंटन मार्केट के बिल्कुल अपोजिट। अच्छा। तो वहाँ पे हमने डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स जो आती हैं तो यहाँ पे फिर वो सेल होती हैं। और अभी हम इसको मज़ीद जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हम फिर रीजनल लेवल पे जो डिवीजनल हेडक्वार्टर है वहाँ भी अपने डिस्प्ले सेंटर बनाएंगे। और वो जो जेल की प्रोडक्ट्स हैं लोग बड़ी पसंद करते हैं, और ये रेट्स भी इनके जो मार्केट्स हैं कम होते वो हैं। कम होते हैं। अच्छा। तो उसका बड़ा अच्छा हौसला अफजा रिस्पॉन्स है। अभी हम टफ टाइल मेकिंग जो है वो जेलों में हमने शुरू करवाई है। अच्छा। उसमें यह है कि जो ताकि कैदियों को हुनर भी आए, और इसके अलावा हमारी अपनी जो जेलों की ज़रूरियात हैं, पाथवेज बनाने हैं या इस तरह का, वहाँ भी काम कर रहे हैं। और अल्टीमेट हमारा गोल है कि इसको हम मार्केटिंग करके, अच्छा। तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और टफ टाइल की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सोर्सेज से ख़रीदने की बजाय जेलों से वो चीज़ वो खरीदेगी। चीज़ और उसका भी सही। मुआवजा जो है उसमें से 50% जो है वो शेयर प्रिजनर का होगा, जो बिजनेस बनाएंगे। का होगा, जिन्होंने बनाया जी, होगा जी, वो बनाया। चीज़। चलें, दैट्स गुड। अच्छा, मुझे बताइए, बहुत सारे कैदी वहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे आपने बताया कि डिफरेंट उनके जराइम होते हैं। अब जो ख़तरनाक कैदी भी वहाँ पे, जो दहशतगर्द हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। उनको रखने का क्या मैकेनिज़्म होता है? क्या उन्हें बाकी कैदियों के साथ रखा जाता है? किस तरह उन्हें रखा जाता है? नहीं, वो ये है ना जी कि जो मेन हमारे हेडक्वार्टर जेल्स हैं, मसलन लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान, वहाँ पे हाई सिक्योरिटी बैरक्स अलहदा बनी हुई है। वो जेल के अंदर एक सेपरेट प्रिजन बनी हुई है। तो वो जो इस तरह के हीनियस क्राइम में हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं अंडर ट्रायल, वो वहाँ पे हम रखते हैं। और उनका ट्रायल भी नॉर्मली जेल के अंदर ही होता है, कोर्ट बनी होती है जेल के अंदर ही। और उसके बाद जब वो उनको सज़ा हो जाती है तो फिर हाई सिक्योरिटी प्रिजन जो फैसलाबाद में है, ये साहिवाल में है, जी जी, वहाँ पे फिर हम शिफ्ट वहाँ पे उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता वो है। आम लोगों के साथ उसको उनकी कांटेक्ट नहीं ना उनको होता। करते हैं। इस तरह जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम जी है, जी, उनका कम उम्र भी बच्चे भी separate तो है। जाते हैं। हाँ हाँ जी, उनका भी सेपरेट अरेंजमेंट है, उनकी एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, स्पोर्ट्स का, वो सेपरेट अरेंजमेंट है। और जो ख़वातीन है उनका बिल्कुल अलग जो है। बल्कि 3 वज़ीर आला पंजाब ने अभी
3 शहरों में नई ख़वातीन की जेलें बनाने के अहकामात भी जो हैं वो दे दिए हैं। और लेकिन ख़वातीन के लिए सर क्या कोई स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? जैसे उनके साथ बड़े उनके मासूम बच्चे भी होते हैं जी, जो जी, छोटे इस छोटे से वक्त बच्चे जो माओ से अलग नहीं रह सकते हैं या कुछ की तो वहीं पे पैदा होते हैं, तो उस हवाले से क्या इनिशिएटिव्स 126 के करीब बच्चे इस वक्त माओं के साथ हैं पूरे पंजाब। अच्छा, तो उनके लिए जो है ना जी 1.5 साल तक तो हम आधा किलो डेली उनको जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, और 1.5 से 3 साल का जो बच्चा है उसको हम जो है वो साथ फ्रूट बनाना वगैरह इस तरह की चीज़ देते हैं। 3 साल के ऊपर जो बच्चा हो जाता है वो फिर नॉर्मल उसको खाना जो है वो शुरू करवा दिया जाता है। वो खाना शाना साथ जिस तरह माँ को मिलता है उस तरह बच्चे को भी जो है वो खाना मिलना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा हर जेल में हमने एक नर्सरी बनाई हुई है जिसमें बच्चों को बेसिक जो कंसेप्ट हैं, काउंटिंग है, उसमें जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें, प्ले ग्रुप है, बेसिक जो तालीम है, ऑडियो वीडियो जो टीचिंग एड्स हैं वो हमने प्रोवाइड की हुई हैं। तो वो सारा काम जो है वो इस तरीके से चलता है ताकि वो उनका जो जेल का पीरियड है वो वक्त ज़ाया ना हो। और जिस तरह उनको अगर बाहर होते तो स्कूल में जाते, प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, इस तरह ही करते हैं। 5 साल तक हम बच्चे को रखते हैं। अच्छा, 5 साल के बाद फिर अगर स्टिल माँ जेल में ही है तो वो फिर हम इसको जो है वो सरकारी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या इस तरह के अदारे में भेज देते हैं। वहाँ पे उनकी फिर बाज़ाब्ता एजुकेशन जो है वो स्टार्ट उसको प्रोसीड किया जाता है। अच्छा, दूसरा सर मुझे बताइए कि हम जितने भी पंजाब की देखते हैं, जेलें देखते हैं, लाहौर की जेलें देखते हैं, अब वो भरी पड़ी हैं कैदियों के साथ, उतनी जगह नहीं है जितने वहाँ पर अब कैदी मौजूद है। तो क्या नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि कुछ जेलें बनाई जाएं और उसमें उनको अकोमोडेट किया जाए? जी, लाहौर में भी हमारा यहाँ पे प्लान है। सेक्शन 4 के तहत हमने नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने कर दी है जगह का। अच्छा, तो लखपत के साथ वहाँ पे तकरीबन 8000 बंदे की कैपेसिटी की जेल नहीं बनेगी। एक ख़वातीन की जो नई जेल है लाहौर में वो बननी शुरू हो गई है वज़ीर आला के स्पेशल इनिशिएटिव पे। पिंडी में एक जेल बननी शुरू हो गई है, फैसलाबाद में ख़वातीन की जेल बननी शुरू हो गई है, और डिस्ट्रिक्ट जेल पिंडी नई जो है वो भी बननी शुरू हो गई है। ये इस साल में ये 4 जेलें मुकम्मल हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा ननकाना में नई जेल बन रही है, वो भी होपफुली 30 जून तक ये उसका जो मेन पोर्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। रेजिडेंशियल रह जाएगा, वो फिर जेल फंक्शनल भी हो जाए तो रेजिडेंशियल फिर बाद में भी साथ साथ। अच्छा, वो साथ साथ हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और बड़ी ज़्यादा शिकायत आती है सर के जैमर्स लगे हुए होते हैं लेकिन फिर भी मोबाइल फ़ोन्स की शिकायत आ रही होती हैं, हम तक भी पहुंच रही होती हैं कि जैमर्स लगे हैं लेकिन फिर भी मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पर है। तो ये किस तरह ये फैसिलिटी उन तक पहुँचती है, या अगर जैमर्स हैं भी तो फिर भी क्यों ये शिकायत आ रही है? इसमें थोड़ा सा ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो जैमर्स हैं, ये एक बात तो यह है कि ये प्रिजन डिपार्टमेंट नहीं चला रहा, तो फिर इसको अपग्रेड करने की कोशिश है। ये जिन इनिशिएटिव लेना इदारों चाहिए। ने जो मुल्की सलामती के अदारे हैं उन्होंने ये सारा सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, ओके। और उनका ही स्टाफ इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, होता असल में यह है कि बाज़ औक़ात कहीं पे कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है कि जिसमें कोई ख़राबी अगर फ़र्ज़ करें पैदा हो गई है। मिसाल के तौर पे गुजरात जेल में हमारे कोई जो जैमिंग सिस्टम था उसमें कोई ख़राबी आ गई, तो उसको रेक्टिफाई करने में, रिप्लेस करने में कुछ टाइम लग जाता है, कुछ हफ्ते लग जाते हैं। तो उसमें फिर कोई इस तरह के जो है ना पॉसिबिलिटी या वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन ये आलमोस्ट आप ये समझ लें कि मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन आलमोस्ट ये नील है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब हमने अल्टरनेट फैसिलिटी इस तरह की दी हुई है कि एक कैदी 4 दफ़ा पीसीओ से अपने घर में कॉल कर सकता है, और वीडियो कॉल भी हम शुरू करवा दिया लाहौर की दोनों जेलों में भी, और पूरे पंजाब में भी इंस्टॉलेशन का काम जारी है। अच्छा, अब वीडियो कॉल आप अपने घर वालों से कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। लेकिन जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें या मंशियात प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मुलाजिम वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जो अफसरान वहाँ पर होते हैं, तो उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाती है? कोई माफ़ी नहीं। अगर आप फिगर देखें तो नौकरी से फारग और मतलब हर किस्म की सख्त से सख्त जो है वो सजा होती है, उन्हें सजा होती है, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ये असल में एक ऐसी जंग है जो हर वक्त जारी रहती है। ट्रू, ये मतलब आप समझ लें कि ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है, बिल्कुल ऐसे। और ये चेक एंड बैलेंस ही है जो चीज़ों को मेंटेन करके रखता होता है और बैलेंस करके रखता है।
तो जनाब जेलों की क्या सूरत हाल है और उनको किस तरह मेंटेन किया जाता है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उस पर हमने बात की है। आईजी जेल हैं मियां फारूक नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और आपने हमसे कॉन्वर्जेशन की कि किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड को। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।